जब एक महिला एक अधिकारी बनती है या ऐसे पदों पर काम करती हैं तो आपको क्या लगता है समाज में कैसा प्रभाव पड़ता है और महिलाओं की भागीदारी इन पदों पर और कितनी बढ़नी चाहिए? नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स डाटा के अनुसार ये कहा गया कि देश में 21% महिलाएं जो हैं ऊंचे पदों पे हासिल, ऑफिसर आईएएस लेवल की अधिकारियां इतनी कम। हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि देश बदल जाएगा? कंपैरेटिवली मुझे कहीं ना कहीं ये फील भी होता है सर कि विमेन्स आर कंपैरेटिवली मोर ऑनेस्ट ऑल्सो। आप देखेंगे कंपैरेटिवली सर इट्स नॉट अबाउट नेगेटिव। मैम मेरा सवाल आपसे है कि मेरा ऐसा मानना है पर्सनल कि जब एक महिला या एक पुरुष लीडरशिप पोजीशन पे आते हैं तो उनके ड्यूटीज में या उनके काम करने के तरीके में फंडामेंटल एथिक्स का बहुत डिफरेंस होता है। तो जब एक महिला एक अधिकारी बनती है या ऐसे पदों पर काम करती हैं तो आपको क्या लगता है समाज में कैसा प्रभाव पड़ता है, उस इम्पैक्ट में कितना डिफरेंस होता है और महिलाओं की भागीदारी इन पदों पर और कितनी बढ़नी चाहिए आने वाले समय? देखिए, जिस दिन कोई महिला सेलेक्ट होती है, एक अधिकारी बनती है, समाज में परिवर्तन का दौर उसी दिन से शुरू हो जाता है। उसके फैमिली में, उस पड़ोस मोहल्ले में, जो बगल में शर्मा जी मिश्रा जी की बेटियां जो और तैयारियां कर रही थी और उनके माँ बाप चाह रहे थे कि शादी करा देंगे, वो लोग भी सोचते हैं कि इनकी बेटी सेलेक्ट हो गई तो ये क्यों नहीं सेलेक्ट हो सकती। तो जो माइंडसेट है लोगों का, वुमेन अगर ऑफिसर बनती है तो लोगों का बदलता है। वो अपनी जॉब में आने के बाद, एक पद पे पहुंचने के बाद वो क्या करेगी सोसाइटी में, वो चेंज लाएगी। वो तो एक अपने आप में उसका एक उसकी स्किल, उसकी नॉलेज और उसके टेम्परमेंट पे डिपेंड करता है, उसके कितने उसे मौके मिलते हैं, वो डेफिनेटली करेगी। मेरा मानना है औरतों की जितनी भी भागीदारी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक लेवल पे हम जितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, हमारा देश उतना ही ग्रो करेगा। अगर आपकी देश की आधी आबादी शिक्षित होकर घर पे बैठी रहेगी, रोटियां बनाती रहेगी या बच्चों को पालने में लगी रहेगी, तो आप कैसे एक विकसित राष्ट्र का सपना देख पाओगे? बात करते हैं हम जापान से, चाइना से, इन देशों से, ये देश कैसे इतने विकसित हो पाए? कारण यही है कि उनके यहाँ वुमेन पार्टिसिपेशन जो है हर फील्ड में, अधिकारी स्तर पे ही नहीं, हर स्तर पे औरतों का पार्टिसिपेशन हमारे देश से ज्यादा है। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स डाटा के अनुसार ये कहा गया कि देश में 21% महिलाएं जो हैं ऊंचे पदों पे हासिल हैं, ऑफिसर आईएएस लेवल की अधिकारियां इतनी कम हैं। हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि देश बदल जाएगा? औरतें, हम जानते हैं कि औरतों का जो कैपेबिलिटी होती है, जैसी जो जहां हम बात कह रहे हैं कि औरत क्या क्या कर सकती है, औरत का जो मानसिक, जो उसकी परवरिश ही इस तरीके से होती है, वो एक साथ 10 काम करने के लिए कैपेबल होती है। मैं आदमियों के लिए ये नहीं कहूंगी कि दे आर नॉट कैपेबल एट ऑल। दैट मीन्स आई कैन डू सो मेनी थिंग्स एट वन टाइम। सेम चीज अगर एक बॉय को दी जाती है, आदमी को करने को दी जाती है, तो वो क्या करेगा? वो इतनी देर में पेशेंस लूज कर देते हैं। औरत को परवरिश में ही, क्योंकि उसने अपनी माँ को, अपनी दादियों को, नानियों को करते हुए देखा है कि वो बच्चे को भी पाली है, साथ साथ खाना भी बनाई, कुछ और भी, बच्चा कुछ पढ़ने के लिए बोल रहा है, वो भाई पढ़ ले, कोई और आवाज लगा रहा है, तो दे आर डूइंग सो मेनी वर्क टुगेदर। उनका माइंडसेट ही, दिमाग का जो ढांचा है ना, आप एक मीम्स में देखते हैं एक मुद्रा बनी हुई है देवी की जिसके 4, 10, 15 हाथ हैं, तो एक्चुअल में ये सच है। तो मैं यही कहूंगी कि औरतें, लड़कियां, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। देश की वो लड़कियां, अब हम देख भी रहे हैं, लड़कियां हर क्षेत्र में आगे निकल रही हैं। 10वीं है, 12वीं की परीक्षाओं ये रिजल्ट में आप देखते हैं, यूपीएससी में देखते हैं, टॉप 25 में 10 लड़कियां जो हो रही हैं, टॉपर लड़कियां हो रही हैं। तो दे आर कैपेबल, बट मौका दीजिए उनको। हमारी जो क्रीम है हमारी सोसाइटी की, अगर आप उसे मौका देंगे, वो तो डेफिनेटली प्रूव करके दिखाएगी। चलिए, यहाँ सवाल को मैं शुरू से शुरू कर देता हूँ। नहीं, लीडरशिप का मतलब मैं बता दूं आपका। सवाल जो है ना, यहाँ मेल फीमेल का नहीं, बात लीडरशिप का है। एंड लीडरशिप इज 2 टाइप, ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक। जब आप पुरुषों के दौर पर आते हो तो कहीं पर आप ऑटोक्रेटिक वाले पार्ट में आ जाते हैं कि महिला डेमोक्रेटिक रूप से सोचती है, क्योंकि उसे पूरा घर चलाना होता है। अगर आप इस लीडरशिप में सोचेंगे तो यहाँ से बस खत्म कर दूं मैं थोड़ा सा, कि जब आप बात करते हैं किसी लीडरशिप के बारे में तो महिलाओं की जो भागीदारी आज बढ़ रही है, याद रखिएगा, महिलाएं जो आगे बढ़ रही हैं उसके हिसाब से देश आगे बढ़ रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये वाली चीज के साथ
लीडरशिप वाले पार्ट में आता है तो मुझे लगता है कि जैसे मेरी मम्मी ने मेरे घर को संभाला है तो उसे पता है इस बात का कि मेरे किस बच्चे को किस टाइम कितनी नीड है। तो एक महिला ना जिस एरिया में वो बन के जाएगी, ऑफिसर बन के जाएगी, तो वो ना इन चीजों को बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेगी और उसे रियलाइज कर लेगी कि किस जगह किस नीड की क्या है, जरूरत है। तो इसलिए अगर आप महिलाओं को इस लीडरशिप में आगे बढ़ाते हैं तो इसमें पुरुष और महिलाओं की बात नहीं, बस ये कि महिलाओं को अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो आप शायद उन अनछुए जो किसी ने देखा नहीं, जैसा आपने कहा ना अनसुनी अनकही बातें, तो वो वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक शायद एक पुरुष ने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम एक पुरुष के रूप में मेरे पिताजी ये तो ले आते हैं कि सैलरी क्या है, मतलब उन्होंने पैसे तो दे दिया, वो आखिरी में ये तो पूछ लेंगे घर कैसे चलाया, लेकिन पूरे महीने मेरी मम्मी ने जो घर चलाया है ना उसे मैनेज करना जो है, तो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट की जो स्किल्स होती हैं वो महिलाओं में आज में भी पहले भी हमेशा पहले उस चीज को देखा नहीं गया था, आज धीरे धीरे क्या है देखने लगे, तो एक पॉजिटिव चीज है। और ये लीडरशिप ना उन्हें डेमोक्रेटिक लीडरशिप की तरफ लेके जाते हैं, ना कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। और कंपैरेटिवली मुझे कहीं ना कहीं ये फील भी होता है सर कि women are comparatively more honest also. आप देखेंगे comparatively so negative man. सर it's not about No, negative. I am in favor of no, it's not about honest. ऑनेस्ट लड़के भी हो सकते नहीं, हैं। नहीं, बात नहीं। ये है कि संवेदनशीलता का जो गुण होता है महिला में वो पुरुष की अपेक्षा बस अधिक होता मैं ये है। कहना चाहता हूँ, यही मेरी माँ जितने प्यार से मुझे गोदी में सुला सकती है, मेरे पिताजी उतने तरीके से मेरे को गोदी में ना बाहों में लेके संभाल सकते हैं। तो वाई आई एम कंपेयरिंग दैट माई फादर इज नॉट गुड एज ऑनेस्ट माई मदर, मेरे दोनों बढ़िया हैं, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पिता, अगर आप इस चीज को चल रहे हैं तो जनरल कैटेगरी का जो रिजर्वेशन था अगर वो 60 सालों के बाद भी आप जीरो कर रहे हैं और SC/ST को दे रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट इक्वालिटी, इट्स ऑल अबाउट इक्विटी। दैट इज ऑल अबाउट नीड, नॉट अबाउट दैट इक्वल। हमें नीड देनी है कि आज समाज को महिलाओं के उसके लिए नीड है, महिलाएं आगे बढ़ेंगी, एक महिला को देखकर अगर 10 महिलाएं बढ़ेंगी तो 21% 51% होगा। और तब अगर 51% होगा क्या हम ये बोलेंगे कि पुरुष 49 रह गए, हम 51 नहीं, तब हम ये कहेंगे हाँ हमारे देश ने कुछ बदला है। मेरा पहला सवाल भी स्टीरियोटाइप था, अगर मैं अपने आप को कमजोर बता रहा हूं तो मैं अपने आप को बढ़ा ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा मोटिवेशन मैं हूं। एक महिला का मोटिवेशन वो है उसे अपने माँ बाप को संभाल। आप लोग अगर यहां तक पहुंचे हैं तो आपने अपने माँ बाप को ही बताया कि हम ये कर सकते हैं। कुछ लोग उसे नहीं बता पाते, कुछ लोग मम्मी बाप नहीं पढ़ सकती, ठीक है नहीं पढ़ोगी रोटी, ये थोड़ी ना बात, आप पढ़ाइएगा आप बढ़ाइएगा, लेकिन आपके लिए इंटरनल मोटिवेशन, मैंने कहा इक्विटी एंड इक्वालिटी, हम इक्वालिटी देख रहे हैं, हम इक्विटी नहीं देख रहे। पहले हमें इक्विटी पूरा करना पड़ेगा, जब तक वो नीड पूरी नहीं होगी तब बराबरी कर नहीं सकते। तो मैं इस बात के साथ मैडम के साथ, वो 21% चाहे 50 हो जाए चाहे 51% हो जाए, लेकिन आपको जानना पड़ेगा कि नीड क्या है। और लीडरशिप के उसमें तो मैं जानता हूं कि मेरे घर को चलाए। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगी। बात हम करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, इन्फेंटिसाइड की। आप इन्फेंटिसाइड के अगर डाटा के बारे में स्टडी करेंगे तो शायद आप पाएंगे कि शिक्षित समाज से ज्यादा, शिक्षित समाज के अंदर ज्यादा है, हायर अपर क्लास में आपको ज्यादा चाह दिखेगी लड़के की तरफ। अगर लड़की पद पाती है, ऑफिसर बनती है, समाज में एक चेंज लाती है, तो डेफिनेटली इन्फेंटिसाइड। मैं कहती हूँ कुरीतियां जो समाज में, दहेज, अगर बेटी अधिकारी है तो कौन ऐसा होगा कि आप समझ सकते हैं ना कि डेफिनेटली उनकी बेटी के लिए 100 रिश्ते आएंगे। माँ बाप इस सिचुएशन में होंगे तो महिला का सशक्तिकरण समाज की 100 बुराइयों को दूर करेगा। बिल्कुल, आप एक बार ऑफिसर बनिए, कोई आपके घर में आके बोल सकता है भाई हमारी लड़की चाहिए 10 लाख की है, 15 लाख, कुछ भी नहीं बोलेंगे आप, गाड़ी नहीं, कुछ, वो चीजें आपसे खत्म होंगी। आप ही उसे अच्छे से बोलेंगे, आप ही उसे शुरू करेंगे, आप ही उसे खत्म करेंगे। सर मेरा सवाल मतलब मेनली आपसे है, बट आप भी उस ओपिनियन दे सकते हैं। कहीं ना कहीं ये अभी तक के सारे सवालों का मिक्सचर ही होगा। हम जैसे मैं खुद नेट की तैयारी कर रहा हूँ, नेट का एग्जाम दे रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे कोई ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेल भी हैं फीमेल भी हैं। आए दिन कोई ना कोई एग्जाम या तो रद्द हो जाता है, एग्जाम के बाद भी हमें होता है कि नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और मेरा ऐसा हिसाब है तो मैंने 2 बार नेट दिया, दोनों बार नहीं हुआ। मैंने घर में बोल दिया कि नहीं हुआ, उन्होंने बोला कोई बात नहीं अगली बार कर लेंगे। कोई टॉक्सिक माहौल नहीं बिल्कुल भी, पर फिर भी मुझे तो पता है ना कि मेरी उम्र हो रही है, एक एज का क्राइटेरिया है, उसमें जाके मुझे बोल जाए कि भाई पहले उम्र नहीं थी अब उम्र नहीं है, ये 2 बातें बोल दी जाएंगी। और उसी में शादी का भी है, लड़के को कहीं ना कहीं वहां तक पहुंचना है कि डबल या थोड़ा उससे ज़्यादा चाहिए कि उतना बराबर हो सके, उससे शादी के कंपैटिबल हो सके कहीं ना कहीं। तो उस सिचुएशन फिर मेल फीमेल वाला कैरेक्टर क्या लो है कि फिर आपने, जैसे मैंने आपसे मैं इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपने सरकारी नौकरी छोड़कर अपना खुद का इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, तो उस माहौल में कैसे कि लड़का भी अपना मोटिवेशन उसका भी बना रहे कि यार ठीक है करना है तो करना है, जैसे भी उससे थोड़ा नहीं एग्जाम कराया खोरा तो कोई और काम करना है, वो कैसा, और
मेल फीमेल वाला कैरेक्टर में भी आप अगर बोलना चाहें कि कैसे उसको स्टेबल रखा जाए कि हाँ उससे ज्यादा भी रहना है कम भी नहीं रहना है, वो पॉइंट। चलिए शुरू करें वहीं से। आपने जैसे कहा ना, आपने नेट का 2 बार एग्जाम दिया और 2 बार एग्जाम आपसे क्लियर नहीं हुआ, लेकिन आपके साथ आपके जो फैमिली में जो पेरेंट्स ने कहा कोई बात नहीं फिर हो जाएगा। अब एक सिनेरियो आ गया कि अभी जैसे इस बार का पेपर लीक हो गया नेट का पेपर आज से नहीं, नेट का पेपर अगर पहले भी जाएंगे तो हमेशा एक हायर एजुकेशन का सबसे टॉप मोस्ट एग्जाम होता है। उसमें क्या होता है कि आप ना तैयारी, नेट भी क्लियर हो जाता है, जेआरएफ मिल जाता है, तो आप पहले ही सोचे कि पहले जेआरएफ मिल जाए, उसके बाद आप जेआरएफ से अपनी फिर पीएचडी करेंगे और उसके बाद आप कहीं प्रोफेसर। लेकिन अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, कहीं अदर यूनिवर्सिटी, तो थोड़े से वैकेंसीज क्या आती है, कम आती है। बट आप जिस फील्ड में जा रहे हैं कि यहाँ आपने क्या कर लिया, आपने तैयारी कर ली, और एक नेट के स्टूडेंट के तौर पर मैं आपको ये समझ गए कि आपने ना एक जो पेपर 1 वाला था उसके अंदर आपने एप्टीट्यूड पढ़ा है। एप्टीट्यूड मतलब आपको लाइफ में कैसे चलना है, और दूसरी तरफ आपने मेन सब्जेक्ट पढ़ा है कि उसमें आपको क्या है। तो मुझे लगता है आपने ना उस दौरान में एक ऐसे स्किल डेवलप कर ली है कि अगर आपको जॉब नहीं भी मिली ना, तो आप उस सब्जेक्ट में इतना आगे जा सकते हैं, शायद आप उस जॉब में भी ना जाते। तो इसका आप फैमिली के सामने ये वाली बात, ये आपको डिसाइड करने की आपकी लाइन कहाँ है। मुझे ये पता था कि मुझे कभी साइंस नहीं आ सकती, मैंने 3 बार पढ़ने की कोशिश करी, तीनों बार मुझे आज तक नहीं समझ में आया क्या होता। चौथी बार मैंने कभी कोशिश नहीं करी, लेकिन 5वीं बार जब मैं अपनी किसी चीज को सिलेक्ट कर रहा था तो मेरे दिमाग में मेरा ओरियो बिल्कुल क्लियर था कि मुझे क्या करना है। तो आपका अगर सब्जेक्ट वो बन चुका है तो यकीन मानिएगा उस सब्जेक्ट में आप कुछ ना कुछ इतना बेहतर कर लेंगे कि आपको किसी दूसरे के जॉब की जरूरत नहीं, ना किसी के यहाँ जाने की जरूरत है। आप प्राइवेट जॉब भी सर्च कर सकते हैं। हम लोग में से अगर मैं मैम की बात करूं या मैं अपनी बात करूं तो एक तरीके हम तो प्राइवेट जॉब ही करते हैं। मतलब मैं अपने यहाँ करता हूँ, मैं अपने इंस्टीट्यूट का मालिक जरूर हूँ, लेकिन मैं जब क्लास में जाता हूँ तो मैं सिर्फ ये सोच के जाता हूँ मैं एक टीचर हूँ, क्योंकि मेरी एक रेपुटेशन और मेरी जो पर्सनैलिटी निकल के आती है वो एक टीचर के रूप में आती है। मैं मालिक बन के तो दुनिया के सामने नहीं जाता, मैं यहाँ भी टीचर। तो आपने अगर उस स्किल को डेवलप कर लिया तो पास फेल होना तो दूर की बात है, हमेशा हर कोई पास हो नहीं सकता। अर्जुन भी पास था, एकलव्य भी पास था, दोनों के पास कुछ ना कुछ था, किसी के पास था, बट आप उस स्किल में कुछ ना कुछ अपना आप ही कर जाओगे। तो इस सोच के साथ सर कंटिन्यू इसी में वही क्वेश्चन पे कि अगर वो नेट हो जाता है, प्रोफेसर लगता है, सरकारी नौकरी वाली एक बात आ जाती है, तो शादी भी अच्छी और पैसा भी अच्छा, वो सब बात आ जाती है। अब अगर नहीं होता तो फिर कहीं ना कहीं लो लेवल रह जाता है। तो जो आपने मेल फीमेल पे जिस पे हम डिबेट कर रहे थे उसी पे टॉपिक पे कि वहां कितना फिर प्रेशर बन जाता है कि अच्छा नहीं होगा, आगे अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा। प्राइवेट में पैसा बहुत अच्छा है ना, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही कह है रही ना, है मैम। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो माइंडसेट growth गलत है- है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको। मैं खुद भी आफ्टर माई एमएससी तो नेट की प्रिपरेशन के लिए मैं जयपुर गई थी और पहली बार घर से बाहर निकली थी। सीरियसली मैं प्रिपरेशन करने गई थी तो मेरे पैरेलल एक और पीजी में ही रहती थी मेरे, वो प्रिपरेशन कर रही थी, और आप मानेंगे नहीं वो प्रिपरेशन पता है, वो नेट क्वालिफाइड, गेट क्वालिफाइड, वो आईआईटी करके आई हुई थी, आईआईटी खड़गपुर से पीएचडी करके। कैन यू रिलेट? और उनकी पीएचडी कंप्लीट हुई थी 8 साल में। शी इज 31 एट दैट टाइम, आई एम 21। अब हम प्रिपरेशन कर रहे थे, मैं विद इन 2 मंथ्स अपनी प्रिपरेशन मतलब मेरा हो गया, मैं जॉब करने के लिए एज अ ट्यूटर आ गई। और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मुझे पता चला कि मुझे कितना एंजॉय इस काम को कर रही हूँ। मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा, आज तक एक भी गवर्नमेंट एग्जाम नहीं दिया। मैं इतना एंजॉय अपनी जॉब को कर रही थी, और वही उसका रिजल्ट है कि मैं उसमें और ग्रो करती चली गई। वो आज भी मुझे रीच आउट करती हैं कि मुझे रिकमेंड कर दो, मुझे रेफर कर दो। मैं उन्हें रेफर करती हूँ, बट उनका डेमो नहीं जा रहा है उस तरीके से। मतलब शी इज पीएचडी होल्डर, शी इज नेट क्वालिफाइड, गेट क्वालिफाइड, नाउ शी इज प्रिपेयरिंग फॉर आरपीएससी। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो गवर्नमेंट ही सब कुछ है। कंपैरिजन बहुत गलत बना हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स को डिफाइन करते हैं कि हम किसी के यहाँ नौकर हैं, ऐसा नहीं है। मैं अपनी जॉब को बहुत एंजॉय कर रही हूँ, एंड दैट इज द ओनली रीजन कि मैं मुड़ के नहीं देख पाई कि मुझे गवर्नमेंट का एग्जाम तो दे ली थी। भाई मैं जिस लेवल का एग्जाम पढ़ा रही हूँ मैंने कभी उसका कोई फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि मुझे पढ़ाने में बड़ा मजा आ रहा है। जो आपको आपकी नौकरी की वजह से सेलेक्ट करेगा ना, उसे आप सेलेक्ट मत करना, ध्यान देंगे, क्योंकि आपकी अपनी काबिलियत है, चाहे वो नौकरी से डिसाइड। हाँ, आप अपने टैलेंट के बेसिस पर बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आप जब किसी चीज की प्रिपरेशन करना गलत नहीं है, चाहे 11-12 की ड्यूरेशन में होती है, चाहे यूपीएससी की होती है, आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन करो वो आपको फायदा ही देती है। मैंने विद इन 2 मंथ्स मैंने कोई नेट गेट की मैंने जितना वो पढ़ा था ना, मेरा रिटन क्लियर हुआ, मेरा डेमो क्लियर हुआ, वही टॉपिक मैंने उसी एफिशिएंसी से पढ़ाया और मुझे पढ़ाने में मजा आने लगा। तो ये जो आपने कहा ना गवर्नमेंट और प्राइवेट का कंपैरिजन, ये बहुत ही गलत है। आपके अंदर इतनी स्किल्स डेवलप हो जाते हैं जब आप तैयारी करते हो कि वो रिफ्लेक्ट होके आते हैं और आप अपने टैलेंट का बहुत और प्राइवेट सेक्टर में जैसे मैम बता रही हैं, जॉब आपका ग्रोथ ज्यादा है, एक
ये कहते हैं जॉब सिक्योरिटी का थोड़ा है, लेकिन अगर आप स्किल हैं, मैम, अगर आप आपकी नॉलेजेबल बात करूं, हैं, तो आप ग्रो ही करते Unlimited है। जाएंगे। मैं अगर आप आपकी बात अनलिमिटेड है, करूं, उसके लिए एरियाज खुलते हैं। मैम अगर मैं आपकी बात करूं तो जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है। इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब क्यों प्रेफर की जाती थी? बहुत एंशियंट टाइम की बात कर रही हूँ, बिल्कुल पुराने समय की, कि जॉब सिक्योरिटी, राइट सर। सेकंड बोला जाता था पेंशन आएगा, ठीक है। थर्ड, फैमिली में किसी को कुछ हो गया तो आगे उसको जॉब मिल जाएगा, चाहे वो डिजर्विंग हो या ना हो, मतलब कुछ ना कुछ प्रोफाइल उसको गवर्नमेंट में मिल जाएगा। रूल्स बहुत बदल चुके हैं, पेंशन सिस्टम बंद हो चुका है, एंड गवर्नमेंट सीरियसली बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है चीजों को लेकर। जो रूल्स, सर 50-60s में मेरे कुछ अंकल्स हैं जो जॉब कर रहे हैं, उनको कंप्यूटर सीखना पड़ गया। मतलब जिसने कभी कंप्यूटर नहीं चलाया और उनको सीखना पड़ा, उस एज में आके उनके लिए टफ हुआ। और वो कहते हैं कि राइट नाउ गवर्नमेंट जॉब भी टफ है। पहले ये माइंडसेट जो था ना जॉब सिक्योरिटी, सोचते थे ना वर्क इन लाइफ बैलेंस जो आपका नहीं, मेंटेन रहेगा, अब ऐसा बहुत नहीं है। स्मूथ है। अब आज की डेट में टीचिंग की जॉब भी, आप ये सोचते हैं ना लोग कि बस सबसे बढ़िया नौकरी है, टीचर बन जाओ, सरकारी टीचर, टाइम से घर आओगे, एवरीथिंग बायोमेट्रिक इज देयर, यू हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे। अब वो समय गया मॉनिटरिंग ऑल द कि टाइम। तो अब वो जॉब समय गया कि बिल्कुल। अटेंडेंस कोई और लगा रहा है और साल भर तक कोई गया नहीं। तो Salary यूपी कोई में और ऐसा होता था, यूपी में डेफिनेटली ऐसा होता था 15 इयर्स अगो। मेरी ही हम जहाँ रहते थे, एक आंटी रहती थी, वो प्राइमरी की टीचर थी यूपी में, मतलब मथुरा के पास एक जगह है, वहां पर वो जाती ही नहीं थी, उनकी अटेंडेंस कोई और लगा रहा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं माध्यमिक शिक्षा परिषद में मेरा डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट है। दीज डेज कैन यू इमेजिन द स्कूल्स आर मॉनिटर्ड ऑल द टाइम बाय कैमरास, ऑल द टाइम द टीचर्स are doing their biometric attendance, at what time they are entering in the classrooms, everything is monitored from the headquarters. और जो कि बहुत अच्छा है। आप सोचिए, ये मैं सरकारी स्कूल्स की बात बता रही हूँ आपको, किसी प्राइवेट स्कूल्स की बात नहीं कर रही हूँ। True, आप true, सोच true, सकते ma'am. हैं। True. टीचर्स को हमेशा ना अगर- कुछ इनोवेटिव करना होता है। अभी हाँ। हमारे मोर देन करीबन 3800 प्लस स्टूडेंट केवी में गए हैं, मतलब इट्स लार्ज नंबर। उसके बाद जिनके फोन आते हैं कि सर ऐसे नौकरी ले ली, पर ऐसा नहीं लग रहा कि ये आराम वाली नौकरी है। या हमें रात को वो जो है ना प्रिंसिपल लोग रहे 5-5, 5:30, अभी उनके लिए आप देखो इलेक्शन की ड्यूटी उनकी थी, टीचर्स को लगाया हुआ था। उसके बाद वहाँ अलग रोज रोज कुछ ना कुछ नई नई ट्रेनिंग हो रही है, कुछ नीचे बहुत सारा कार्यक्रम में उनका योगदान होता है, आप ये समझिए। जो कि हमारे देश के विकास के लिए मैम जी, बहुत अच्छा है, हमारे देश के विकास के लिए बहुत अच्छा है कि मतलब सोचिए ना, आप बैठ के आप हम लोग टैक्स देते हैं यार, आप लोग की सैलरी उससे आ रही है, तो क्यों नहीं हुआ ऐसा? तो बिल्कुल ये जो चेंजेस आए हैं ये बहुत अच्छे चेंजेस है। तो जो माइंडसेट था ना कि गवर्नमेंट इसीलिए चाहिए, अब आपको डिफरेंस ही फील नहीं होगा गवर्नमेंट और प्राइवेट में। इफ यू आर डूइंग, आप अपने आप में क्रिएटिविटी ला रहे हैं, आप परफॉर्म कर रहे हैं, डेफिनेटली आपकी ग्रोथ भी होगी और आप टिक भी पाओगे। और यार Government काम job का भी- मतलब ना गवर्नमेंट वो नहीं है, प्राइवेट काम का मतलब है एंजॉयमेंट। जो मजा कर रहा है काम, आप देखो अपने यहाँ काम कर रहे हो, खुश हो तो ठीक हो, नहीं तो फिर बदलना हुआ ना, जो चेंज है लाइफ का वाला। मुझे लगता है कि हर काम में जो आप खुशी ढूंढ लेते हैं ना, वो आपको लगता है कि यस लिखा। मैम मेरा नाम प्रिंस है और मैं कोटा से नीट यूजी का प्रिपरेशन किया हुआ हूँ और करंटली मैं न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स में स्टडी कर रहा हूँ और साथ में पार्शियल ड्रॉप के साथ नीट यूजी का भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। मेरा सवाल है कि मैंने रिसेंट ईयर्स में जब भी हमें अटैम्प्ट दिए हैं तो हमेशा 20 मार्क्स और 50 मार्क्स का हमें सामना करना पड़ा है, वो कम रहे हैं हमारे से। तो हर बार जब हम इम्प्रूव करते हैं तो हमेशा एक पुरानी मेमोरीज हमारे साथ होती हैं कि हमें पिछले साल हमने जो किया था, जो स्टेप्स लिए थे, वो हमें वर्क नहीं कर रहे हैं और वो हमें हमेशा हॉन्ट करते हैं। तो एक तो हम उस सिचुएशन में क्या करें, और दूसरी बात है कि जब हम बहुत ज़्यादा ये सेशन साइकिल्स रिपीट होते हैं तो हमें एक बहुत ही फ्रस्ट्रेशन होता है और एट द एंड हमें ये समझ नहीं आता कि हमें और कितने अटेम्प्ट्स देने हैं। और इसमें सेकंड फॉलोअप क्वेश्चंस ये है कि जब पार्शियल ड्रॉप में आते हैं तो क्या ये स्टेप सही है, और अगर हम रेगुलेट करते हैं तो किस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं? आपका सवाल बहुत अच्छा है। और राइट नाउ जो नीट में अभी चल रहा है, एनटीए का जो भी स्कैम चल रहा है और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपका सवाल बहुत अच्छा है और उसको मैं बहुत ही क्लियर वर्ड्स में बोलना चाहूंगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सेप्टेंस। ड्रॉपर स्टूडेंट्स के साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आता है कि उनमें एक्सेप्टेंस नहीं होता है, उनमें कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाता है। वो अपनी गलतियों पे वर्क करने के बजाय वो इस चीज पे ज्यादा वर्क करते हैं कि ये तो मुझे आता है,
मतलब आपका फर्स्ट ईयर ड्रॉप था, सेकंड ईयर ड्रॉप था, थर्ड ईयर ड्रॉप था और वही सेम मार्क्स का वेरिएशन अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो लैग कर रहे हैं हम। हमें स्टार्टिंग से ही जब पहली बात तो तैयारी अगर करनी है तो ये सोचकर करनी है कि जो हुआ एक्सेप्टेड है, हाँ मेरे साथ वालों को सिलेक्शन हो गया है और हाँ मुझे करना है। क्योंकि अगर आप अब तक कर रहे हो दैट मीन्स यू रियली वांट टू डू दिस। आप सच में डॉक्टर बनना चाहते हो, आप खुद से बनना चाहते हो, किसी ने आपको प्रेशराइज नहीं किया। क्योंकि ड्रॉप लेने के लिए ना बहुत ज्यादा गट्स चाहिए। आपके अंदर से अगर वो आवाज नहीं आ रही है ना कि मुझे ड्रॉप लेना, तब तक आप नहीं ले सकते। आपको अपने स्टार्टिंग से ही वीक पॉइंट्स पे वर्क करना है, एक्सेप्ट करते हुए हाँ मेरे इसी चैप्टर में से नंबर कटे हैं। आप पार्शियली जो भी चीजें कर रहे हो हाँ वो बैलेंस आउट है। इवन कॉलेज के साथ तो और इजीली बैलेंस आउट है, लोग जॉब के साथ भी क्लियर कर रहे हैं। लेकिन कॉलेज के साथ क्यों बैलेंस आउट करना इजी है? क्योंकि कॉलेज में भी आपको पढ़ाई करनी है और नीट के लिए भी आपको पढ़ाई करनी है। और जब आप एक चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भले ही सब्जेक्ट्स अलग है लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है वो सेम रहता है। तो मेरे ख्याल से आपको राइट नाउ जो भी वो 15-20 मार्क्स का वेरिएशन आया है उस पर वर्क करना है। कहाँ वो लैग किए शुरू से उसको एनालाइज करो, उस पर वर्क करो। और नीट के एग्जाम में अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स क्यों है? नीट रिक्वायर्स पेशेंस, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क। नीट में ऐसा नहीं है कि आपका आईक्यू लेवल अच्छा है तो आपका नीट क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे में थोड़ा सा पेशेंस है, हार्डवर्क करने की टेंडेंसी है, कंसिस्टेंसी कि मतलब ये नहीं है कि स्टार्टिंग में एडमिशन लिया ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पहले चैप्टर के तो बहुत सारे मॉड्यूल सॉल्व किए, दिवाली आते तक तो सारा मॉरल डाउन हो गया, घर में सेलिब्रेशन चल रहा है, फिर छोड़ दिया, फिर नीट के पेपर से 1 महीने पहले कि हाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। कंसिस्टेंसी इज द की। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपनी तैयारी में। पार्शियल जॉब कर रहे हो वो बिल्कुल आपकी तैयारी को अफेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि मैम ने अपना एक एग्जांपल दिया, मैम ने एमबीबीएस की तैयारी की थी, तैयारी कभी खराब नहीं जाती है। ये हमारी लाइफ का वो पहला एग्जाम होता है 11th-12th की ड्यूरेशन में, जब हम अपने आप को इतने सारे बच्चों के साथ कॉम्पिटिट करता हुआ देखते हैं और हम वहां पे कॉम्पिटिट करता हुआ देखते हैं तो इट्स ओके अगर नहीं हुआ, बट आपको एनालाइज हो जाता है मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। हर बच्चा अलग है, हर बच्चे का दिमाग अलग है और नीट का एग्जाम ऐसा है, अप्रोचेबल है। बस थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा और अपनी गलतियों पे वर्क करना है। और एक्सेप्टेंस, मेमोरीज रिकॉल हो रही है ना, उसे एक्सेप्ट जिस दिन कर लोगे ना, हाँ नहीं हुआ, की थी मेहनत लेकिन अब और करनी है। आप नेगेटिव माइंडसेट को एकदम एक तरफ करते हुए पॉजिटिवली, क्योंकि देखो नेगेटिव चीज क्या होती है, नेगेटिव थॉट ऐसा होता है कि पहले जो थॉट बनता है वो हमारे वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स हमारी हैबिट बनते हैं, हैबिट हमारा बिहेवियर बनते हैं। फिर वो क्या होता है, माइंड में आया नहीं हुआ तो क्या होगा, पिछले साल भी तो दिया था, मैंने उसको रोज बोलना शुरू कर दिया, फिर हैबिट हो गई, होना तो है नहीं है, अब वो बिहेवियर में आ गया, पढ़ के क्या करना, तो हम कैजुअल हो जाते हैं। तो अपने ऊपर बिलीव करो, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन एल्स। आप अलग हो, आपकी जर्नी अलग है, आपकी तैयारी अलग है। ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 4 to 5 अटेम्प्ट्स के बाद भी 700 क्रॉस किया है, जिनके 150 मार्क्स आए थे। तो इम्पॉसिबल नहीं है, तैयारी करने में कुछ गलत नहीं है। मैम जैसा कि आपने कहा ना, हर बच्चा अलग होता है, उनकी कैपेबिलिटी अलग होती है। तो जब बच्चे 10th में होते हैं, जब उन्हें डिसाइड करना होता है कि बाद में कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे या फिर 12th के बाद भी उन्हें कौन सा एग्ज़ाम देना है, तो उस टाइम ना वो भेड़ चाल में चलने लगते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि कौन सा एग्ज़ाम दे, जो ट्रेंड चल रहा है उस टाइम पे वो उधर की तरफ ढलने लगते हैं। तो ऐसे कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो बच्चों को ध्यान रखना होता है कि हमें किस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के डायरेक्शन में जाना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका भी। हमारे टाइम पे इतनी फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी। हमारे टाइम पे एक माइंडसेट था कि 10th में अगर परसेंटेज 75 प्लस है या 60 प्लस है, 70 प्लस है, उसको साइंस स्ट्रीम मिलेगा और जिसकी इसके बिलो है वो कॉमर्स या आर्ट्स लेते थे। मेरे स्कूल में ये रूल था केवी में कि इतनी परसेंटेज प्लस होगी तो ये मिलेगा। अब बच्चे को लगता था मैथ्स अच्छी है तो पीसीएम ले लिया, बायो अच्छी है पीसीबी ले लिया, उसको पता ही नहीं है आगे क्या करना है, जिस चीज के लिए मैं पढ़ रहा हूँ उसके आगे क्या करियर ऑप्शंस है, क्या सेक्टर्स हैं, क्या मेरी एजुकेशन फील्ड रहेगी और क्या मैं कर सकता हूँ। मेरा ये मानना है आज के टाइम में 9th 10th क्लास के बच्चे को ही, क्योंकि देखो हमारे टाइम पे पेरेंट्स नहीं थे इतने ज्यादा वेल एजुकेटेड कि वो भी गाइड कर पाए। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं कोटा से बिलोंग करती थी और कोटा में रहते थे हम लोग और सामने स्कूल था जहाँ पे आईआईटी का पेपर देने आते थे 2 सेट में। पेरेंट्स आते थे, बाहर बैठते थे, तो मम्मी की आदत थी कि उनको पानी वगैरह पिलाने का। देन वी गॉट टू नो अच्छा आईआईटी का कुछ पेपर होता है, आईआईटी की तैयारी होती है। रोज कोटा के फर्स्ट पेपर पे कभी किसी की फर्स्ट रैंक कभी किसी की, तो पता चला अच्छा आईआईटी और एआईपीएमटी कुछ होता है। उस समय पे एआईपीएमटी बोलते थे। आज के टाइम में इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं
कि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को 9th 10th क्लास में ही ये चीज़ें देखना स्टार्ट कर देना चाहिए। पेरेंट्स को भी एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और पेरेंट्स और जो टीचर्स उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट, तीनों को एक म्यूचुअल डिसीजन पे आना चाहिए, और उस पर डेफिनेटली एक मीटअप होना चाहिए आफ्टर रिजल्ट। उस बच्चे के 10th के रिजल्ट की पीटीएम मीटिंग में जब आप जा रहे हैं, आप पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए, टीचर से, क्योंकि दो लोग होते हैं जो अपने बच्चे को बहुत अच्छे से जानते हैं, एक तो पेरेंट्स और टीचर्स। टीचर को क्लास में सब पता होता है कि इसका क्या अच्छा है, क्या ड्रॉबैक है, क्योंकि टीचर को तो करियर ऑप्शंस पता है ना, तो वो उसको गाइड कर सकता है। तो ये जो सबसे बड़ा लैक है हमारी जनरेशन का, कि इस बात पे कोई बात ही नहीं करता कि उसको आगे क्या करना है। हम जब छोटे थे हमें लग रहा है अरे यार एयर होस्टेस बनना है, पता नहीं है क्या काम है, बस एयर होस्टेस बनना है, शौक है क्योंकि जो देख लिया टीवी में या थोड़ा बहुत सुन लिया, एयर होस्टेस बनना है। फिर उसके बाद आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, ये नहीं पता क्या तैयारी है, क्या लेवल है। बस ऐसे बचपन में पेरेंट्स पूछते तो है क्या बनना चाहता है, पूछते तो हैं, कभी कभी खुद भी थोप देते हैं कि तुझे यही बनना है, लेकिन इस पे बात होनी चाहिए। उस बच्चे को 9th 10th क्लास में अवेयर करना चाहिए इस बारे में कि बेटा ये नीट का एग्जाम होता है। टीचर्स भी हेल्प करे पेरेंट्स को कि आपका बच्चा देखिए, इसमें अच्छा मैं कर इस रहा है। चीज में ही आपको एक बहुत कर अच्छा सकते हैं। बताती हूँ इस चीज के बारे में। हमारे यहाँ यूपी गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया है, पंख पोर्टल नाम से। वहां पे हमारे यहाँ बच्चों का सरकारी स्कूल्स में स्पेशली बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, और प्रॉपर इसकी हमारे यहाँ वर्कशॉप्स होती हैं। बच्चियां बना, उनको सारे करियर ऑप्शंस उनके लिए क्या क्या अवेलेबल हैं, क्योंकि 20 गर्ल्स, ये बच्चे या बच्चियां ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं। हो सकता है हम लोग के पेरेंट्स एजुकेटेड थे, हमें ये फिर भी एनवायरनमेंट मिल रहा है कि वो बता पाते कि आपको ये करियर ऑप्शन चूज करना चाहिए, लेकिन विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जहाँ पे आपको करियर ऑप्शंस कि क्या क्या आपके लिए, अगर आप साइंस लेते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी है, आप इस सब्जेक्ट में अच्छे हैं तो आप ये करियर चॉइसेस ले सकते हैं, ये बेटर इनके लिए इंस्टीट्यूट्स हैं। तो बच्चे को सबसे पहले इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले उसका इंटरेस्ट क्या है, उसको क्या पढ़ना अच्छा लगता है, उसके बाद वो देखेगा उसके कौन कौन से सब्जेक्ट्स में वो अच्छा है, फिर हर सब्जेक्ट के हिसाब से वो चॉइसेस मार्क करेगा कि ये इसमें करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। और सब्जेक्ट के साथ साथ मैम स्किल्स भी होती हैं बच्चे के अंदर, Exactly. उस पे भी ध्यान दो। उसके अंदर कोई स्किल है तो वो बिल्कुल एनालाइज करती है कि वो आगे क्या इस कर चीजों सकता पे है। पहले क्या होता था, पहले हमारे यहाँ चलता था एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज। CC। एक्स्ट्रा का मतलब होता है फालतू। अगर आपके घर वाले बोले तुम्हारे घर में एक्स्ट्रा है तो उसको तो गलत बात है। इसको आपने चेंज किया, तब आप कहने लगे करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज। आपका मेरा जो डिसीजन चलता है, हंसी है मेरे सवाल का जवाब दे चुके। तो ऐसे क्या था, हम जब बनाते हैं तो मेरा मैम का उधर मैम का सबका क्या होता है, माँ बाप क्या है, हमें उन्होंने एडमिशन कराया, पढ़ाया लिखा, वो ध्यान दिया। एक 10th की मार्कशीट आती है, उस 10th की मार्कशीट में वो देखते हैं एनालिसिस करके कि बच्चे का स्कोर किसमें ज्यादा है। पहला एनालिसिस जो आपको फ्रंट पे दिख रहा है, डेप्थ ना जाके सरफेस व्यू पे आपको दिख रहा है बिल्कुल कि वो जो दिख रहा है, तो हम उनसे ये वाला इंटरेस्ट की वो बताएगा, हाँ पापा मेरे को तो इसमें मजा आता है, तो माँ बाप उसकी तरफ पढ़ते हैं। दूसरी तरफ को करिकुलर एक्टिविटीज का फायदा ये होने लगा कि वहां से पता चल जाता है कि पढ़ाई का एकेडमिक से इसका पता चल गया है, लेकिन इसका स्पोर्ट्स में किसकी तरफ इंटरेस्ट है या किसी दूसरी एक्टिविटी में इंटरेस्ट है, तो वहां से जो काउंसलिंग है और जो आगे का जो सफर है वो आसान होने लगा है कि अब पता चल जाता है कि आप पढ़ाई में किस सब्जेक्ट में आगे जा रहे हो।